नाज़रीन आदाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। हम तो बहुत थक गए। वाकया ये है कि गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल भी थी, उसको रिपोर्ट किया। उसके बाद रात को आए तो पता चला, हुकूमती हिदायत से पता चला कि कुछ ना कुछ हो रहा है। हमने भी दफ्तर खारजा से सवाल पूछा और मुतल्लिका हुकूमती अहदेदारों से पूछा कि भाई क्या सूरत हाल है, क्या जंग की जो है वो तमाम होप्स जो है मुज़ाकरात की वो ख़त्म हो गई हैं या कुछ बाकी है मामला और कुछ हो रहा है। तो सिर्फ ये जवाब मिला कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। ज़रा आप भी होशियार रहिए और हो सकता है कुछ हो जाए। और वो लहजा ऐसा था जिनसे हमने पूछा कि ऐसा लगता था कि शायद उनको भी उम्मीद बहुत कम है। इस दरमियान में अमेरिका से एक दोस्त का फ़ोन आया तो उन्होंने भी मुझसे यही पूछा और मैं खुद भी वैसे परेशान भी था और मायूस भी था, क्योंकि जो जिन दोस्त का फ़ोन आया उन्होंने दो चार खौफनाक इतलात बताई। उनमें से एक इतला तो ये भी थी कि बरतानिया से जो बेस पर अमेरिका हैं वहाँ से B-52 उड़े हैं। फिर ये इतला आई कि शायद वो इसराइली तैयारे उड़े हैं। लेकिन भारत ईरान में बमबारी की इतलात आई और ऐसा लगा कि शायद अमेरिकी सदर ने जो सुबह 3 बजे तक की डेडलाइन दी है वो उसको हस्ब मामूल खातिर में नहीं लाए, इसलिए जो है ये मामला हो गया। तो बहरहाल हम जो है वो उसी को देख रहे थे और उसी के बारे में कंसर्न थे। और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई आज उन पर बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ लोकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ इससे रिलेटेड है। पीटीआई की में डेवलपमेंट है, इसी से रिलेटेड भी है और नहीं भी है। वो भी चूंकि बड़ी डोमेस्टिक डेवलपमेंट है तो इसलिए उस पर बात करेंगे। अब नाज़रीन कल का अहवाल सुनाते हैं। खैर जब हमें ये जवाब मिला और अमेरिकी दोस्त का फ़ोन आया, हमें तो जवाब बहुत सीधा सा मिला कि अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बस आप भी इंतजार कीजिए, अभी करते हैं, कुछ ना कुछ शायद हो रहा होगा। अब मैंने अच्छा, मुझे उस दोस्त का फ़ोन आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या खबर है। और अल्लाह का ये शुक्र है कि कुछ दोस्त मुझे बहुत बाखबर समझते हैं। अक्सर उनकी उम्मीदों पर 99% पूरा उतरने की कोशिश भी करते हैं, पूरा उतरते भी हैं। दुरुस्त इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बाद औकात नहीं होती तो मैं माजरत कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार देखे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये यकीन है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। जो लल था उससे पहले, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं लल बिफोर स्टॉर्म, यानी तूफान से पहले खामोशी। तो वो तूफान का पेशखेमा होती है। तो मैंने कहा कि यह जो लल है वो इस बात को जाहिर करता है कि कुछ ना कुछ बिग होने जा रहा है। खैर थोड़ी देर में एक दोस्त ने बताया कि जो है ना वो लगता ही है कि कुछ बड़ी चीज़ें आएंगी। तो अब देखें क्या आती हैं, अमेरिका से आती है, ईरान से आती हैं, कहाँ से आती हैं। लेकिन ये हम दो जर्नलिस्ट दोस्त थे तो उससे कि शायद आज जागना पड़े हमें। जाहिर सी बात है, दुनिया में अगर इतनी बड़े वाकयात हो रहे। और फिर चलते चलते अचानक प्राइम मिनिस्टर का ऐलान आ गया और उस पर जो है उन्होंने ये ऐलान आया, इसके पीछे भी एक कहानी है। हमने आपको 2-4 रोज पहले बताया भी था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो अमरीकी नायब सदर के साथ भी मुसलसल राब्ते में थे। व्हाइट हाउस में उनका और भी बराह रास्त राब्ता भी उनका सदर ट्रम्प से है। व्हाइट हाउस में उनके और भी गुड ऑफिसर हैं जिनके साथ वो राब्ते में रहते हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बातचीत कर रहे थे। लोगों के साथ उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यूएई ने कल फिर एक नेगेटिव रोल प्ले किया, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। और फिर हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद खबरें आना शुरू हो गई। ये खबरें आना शुरू हुई कि इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से बातचीत, इसहाक डार की जापानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत, इसी तरह मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा से, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से बातचीत हुई उनकी। फिर रात गए तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब जो है उनकी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत हुई। और इस तरह 4 वज़ीर ख़ारजा से और ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा से भी। तो फिर यूँ लगा कि जैसे कुछ ना कुछ होने जा रहा है और एक उम्मीद बन गई कि शायद कुछ पॉजिटिव निकलेगा। बहरहाल इस दौरान में ये सब चीज़ें पहले हो गई होंगी, जाहिर सी बात है, हो जाती है चीज़ तो हम तक पहुँचते पहुँचते कभी आधा घंटा लगता है, कभी घंटा लगता है। इसलिए कि जब भी दुनिया भर में ये उसूल है कि खबर जब होती है उसको अगर हुकूमत जारी करती है या कोई अदारा जारी करता है उनका, या कोई उनके कोई निज़ाम जो होता है उसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का, वो अगर जारी करते हैं तो एक चीज़ को 10-10 दफ़ा देखते हैं। एक एक लफ्ज़ जो है वो बड़ा नपतुला होता है, ख़ास तौर पर इन मामलात में। तो ये जब आया
تو ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر تلاش میں لگے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس درمیان میں امریکہ سے خاموشی تھی. وزیر اعظم پاکستان نے کو پتہ تھا, انہوں نے وہ امریکہ کو درخواست کر چکے تھے میرے رائے کے مطابق, اور فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم جو ہے مسلسل رابطے میں تھے, اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی وزیر اعظم رابطے میں تھے جو اپنے اتحادی ہیں. پھر یہ فیصلہ کیا گیا اعلیٰ سطح پر کیونکہ وزیر اعظم کی جو درخواست ہے اس کو ٹویٹ کر دیا جائے. وہ ٹویٹ کیا تو اس ٹویٹ نے ایک جس کو کہتے ہیں نا مہمیز کا کام کیا. فوری طور پر وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا شروع کیا, پینٹاگون سے بھی پوچھنا شروع کیا, وائٹ ہاؤس سے پوچھنا شروع کیا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا یہ بیان آ گیا کہ یس پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی ہے اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. پھر صدر ٹرمپ کا بیان آ گیا, اس کے ان کی ٹویٹ آ گیا. انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کچھ دیر میں ٹیم مکمل بریفنگ دے گی. اور اس کے بعد پھر ٹی وی چینل ٹرانسمیشن پر چلے گئے, تجزیے ہونے لگے, مختلف خبریں آ رہی تھی. ایران سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھی. پھر ایران سے خبر آئی کہ ایرانی حکومت نے باقاعدہ یہ اعلان کیا, ان کے سفیر جو اسلام آباد میں ہیں انہوں نے کہا کہ ایران اس پر پازیٹیولی غور کر رہا ہے. پھر ان کا ایک اور ٹویٹ آ گیا اور انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ سینسٹیو اس سے آگے نکل گئے ہیں, اور اس سے ان کی لینگویج سے یہ لگا کہ پاکستانی تجویز پر ایران جو ہے وہ مان جائے گا. اب اس درمیان میں پاکستان کو شٹلنگ کرنی تھی, جو گفتگو کرنی تھی, انڈائریکٹ رابطے کرنا تھے, ایران کے ساتھ بھی کرنا تھے, امریکہ کے ساتھ بھی کرنا تھے, تاکہ دونوں فریقین کو لایا جا سکے, ایک میز پر بٹھایا جا سکے اور اگری کیا جا سکے کہ جی سیز فائر ٹھیک ہے. 15 دن کی پاکستان نے تجویز دی تھی, 15 دن کی وہ تجویز دے دی. یہ آپ یقین کیجئے کہ میری آج بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, دنیا حیران ہے کہ پاکستان نے یہ کیسے کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کے پوزیشن کمزور تھی. امریکی صدر انگلینڈ میں بھی تھے اور وہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے تھے, کیونکہ امریکہ کا بعد امریکی میڈیا ہاؤسز نے رپورٹ کیا کہ ڈومس ڈے پلین جو ہے ان کا وہ کھڑا ہوا ہے. ڈومس ڈے پلین یہ کہتے ہیں, امریکہ میں ٹرم ہے ڈومس ڈے, یعنی بہت ہی افسوسناک دن. وہ ڈومس ڈے پلین اس وقت کھڑا کرتے ہیں جب نیوکس پھینکنا ہوتے ہیں, اور وہ نیوکس زمین سے نہیں پھینکتے. ظاہر سی بات ہے, آپ نے 7 سمندر پار پھینکنا ہے تو پھر آپ کو طیارے استعمال کرنا پڑتے ہیں. لیکن یہ اس قسم کی اطلاعات وہاں سے آنا شروع ہو گئی. بعض جو چھوٹے میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بہت تیسرے قسم کے ہیں, یہ اطلاعات ان کے ذریعے سرگردہ تھی. لیکن پھر اچانک صدر ٹرمپ کا بیان آ گیا اور انہوں نے کہا آئی ایکسپٹڈ دس سیزفائر آفر. اب اس کے بعد ایران نے بھی رات گئے, ایرانی سیکیورٹی کاؤنسل کا اسٹیٹمنٹ آ گیا, عباس عراقچی صاحب نے دیا, تو اس میں دونوں میں کوہیژن سی دکھائی دی. اور یہ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے 10 نکات مان لیے گئے ہیں, اور ایران نے انڈیکیٹ کیا کہ جو امریکہ کے 15 نکات ہیں ان پر بات چیت, ان پر غور ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا, انہوں نے تصدیق کر دی اور دونوں کے بیانات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعوت بھی دے دی اسلام آباد میں مذاکرات کی. اور یہ خبر بم شیل کی طرح پھوڑی انہوں نے کہ 10 اپریل کو پاکستان میں مذاکرات ہوں گے. 10 اپریل پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اہم دن ہے. 10 اپریل وہ دن ہے جس دن آئین پاکستان 1973 کا آئین پاکستان کا منظور ہوا تھا. بہرحال یہ اس کے بعد تو یہ چلتا رہا, لیکن آج پھر جو ہے وہ رات جب میں اپنے چینل پہ تجزیہ کر رہا تھا تو میں نے باقاعدہ میرا موقف یہ تھا کہ ابھی اس کو آگے چل کر دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کیسے بیہیو کرتا ہے. اسرائیل نے گو کہ بعد ازاں امریکہ نے اس کو سمجھایا, ترکی اور مصر کی بھی بات ہوئی ہوگی, جو بھی ہوئی, انہوں نے اسرائیل نے نیو یارک ٹائمز کے ذریعے اسرائیل نے اطلاع دی کہ جی ہم نے اس کو قبول کر لیا, لیکن اسٹل ڈاؤٹس تھے مجھے اس پر. آج وہ ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے, مطلب اسرائیل کے جو ارادے ہیں وہ ثابت ہو گئے. اب یہ معاہدہ جو ہے سیز فائر پر عمل درآمد جو ہے یہ نیتن یاہو کی موت ہے, سیاسی موت ہے, ویسے نہیں سیاسی موت ہے. لیکن وہ نیتن یاہو اور میرے بعض ذرائع جو امریکہ میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ سیز فائر کی تجویز کو قبول نہ کریں, پہلے ایران پر اٹیک کر دیا جائے. وہ جو امریکی صدر نے کہا تھا کہ بہت خوفناک حملہ ہوگا, نیتن یاہو کی یہ کوشش تھی کہ پہلے ایران کو تباہ کر دیا جائے اور اس کے بعد سیز فائر کی بات کی جائے.
JD वैंस मेरी इतला के मुताबिक वो बुडापेस्ट में थे, और वो भी अमेरिकी सदर से भी राब्ते में थे, फील्ड मार्शल से भी राब्ते थे। उन्होंने पाकिस्तान के कन्विंस करने पर वो क्योंकि अगले उम्मीदवार भी हैं सदर के, तो वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं फील्ड मार्शल के साथ। वो फील्ड मार्शल उन्हें ये समझाने में कामयाब रहे कि वो अमेरिकी सदर को भी कायल करे। उन्होंने भी अपनी एफर्ट की, फील्ड मार्शल ने खुद भी एफर्ट की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एफर्ट की। बिलाखिर अमेरिकी सदर ने इस राय को कबूल किया जो दी फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ साहब ने, JD वैंस ने, और ये बड़ी खिदमत है इसमें। लेकिन आज इसराइल ने क्या किया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया लेटर ऑन, जिसमें उन्होंने इस मामले की तस्दीक की, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि लबनान भी फिर सीज़फायर में शामिल है। आज खैर अमेरिकी सदर ने उसकी तब्दील कर दी। अमेरिकी सदर भी बादशाह आदमी है, वो गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, वो भी यूटर्न मास्टर है। लेकिन उन्होंने ओवरऑल ये कहा है, और ये खुशाइन बात है, उन्होंने ओवरऑल ये कहा है कि हम जो नुकात अग्रीड है, ईरान के 10 नुकात हमने तस्लीम कर लिए और मुज़ाकरात में तमाम चीज़ों पर बात होगी। अब ये मोडालिटीज़ भी तय होनी है ईरान के मामला पर। और इसके बाद उन्होंने ये भी एक बात कर दी, उससे पहले अमेरिकी मीडिया ने ही अमेरिकी हुकाम के जरिए से ये बताया था कि JD वैंस टीम को लीड करेंगे। सदर ट्रंप ने ये फरमा दिया कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हो सकता है वो ही माइट नॉट गो टू पाकिस्तान। उन्होंने कहा माइट नॉट गो टू पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान यकीनी तौर पर उनको स्टेट प्रोटोकॉल देगी अगर वो आते हैं तो, और हुकूमत पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर रही होगी कि वो आ जाए, क्योंकि दिस आफ्टर प्रेसिडेंट दिस इज द हाईएस्ट ऑफिस इन अमेरिका। तो वो उनकी एक हैसियत होगी, उनकी बात की एक जो हैसियत होगी। तो मेरी इतला के मुताबिक सफारती कोशिशें जारी हैं कि JD वैंस आए पाकिस्तान, उनको मुकम्मल सिक्योरिटी, फूड प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। ये सब यकीनदानियाँ हो रही हैं। ये फैसला शायद लेटर ऑन होगा, लेकिन इस दरमियान में खबर सब बड़ी ये है कि अमेरिका का एक 23 रुकनी वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। इस वक्त दारुल हुकूमत ही में है। अब वो वफ्द, उसमें टेक्निकल माहिरीन शामिल हैं सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी एहलकार भी कुछ शामिल हैं, लेकिन जो तकनीकी मामलत करेंगे मुज़ाकरात में वो भी शामिल हैं। दूसरी जानिब से ईरान ने भी कुछ इसराइल ने लबनान में बमबारी शुरू कर दी है। इसराइल ये चाहता है कि वो ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है उसके मुताबिक वो आगे बढ़े। अब वो मशरक़ी लबनान से मगरबी लबनान की जानिब बढ़ रहा है, तो यानी वो लबनान पर कब्जा करना चाहता है। अब ये तो एक नॉनसेंस बात है कि जब दुनिया का आगाज हुआ, हज़रत आदम आए और उसके बाद बहुत सारे अंबिया कराम आए, तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं था, सारी दुनिया एक ही मुल्क था। उसके बाद रफ्ता रफ्ता मुल्क बनते चले गए। एक जमाने में तो अमेरिका भी मुल्क नहीं था, लेकिन फिर अमेरिका एक मुल्क के तौर पर वजूद में आया। 56 रियासतों वाला मुल्क। इसराइल का भी कोई वजूद नहीं था, वो भी वजूद में आया। अब 50,000 साल पहले अगर किसी जमीन पर कोई कबीला आबाद था तो ये जमीन उसके नाम तो नहीं लिखी गई ना। अब तो वो जो उसके ऊपर मुसलसल रह रहे हैं उसी 50,000 साल से, उनका वो जमीन उनका हक ज्यादा है। ये नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने लबनान में शुरू कर दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया और बड़ा तशवीश का इजहार किया कि ये स्पाइलिंग करने की कोशिश किया और सीज फायर पर अमल दरामद किया जाए। ईरान ने आज आपने हॉर्मुज़ खोल दी, उसमें से एक टैंकर भी, ऑयल टैंकर भी निकल गया। लेकिन आज ईरान ने फिर, जब इसराइल ने यह खिलाफ वर्जी की, तो ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि आपने हॉर्मुज़ जो है उसका कंट्रोल जो है ना, वो कहाँ ये जा रहा है कि ईरान की जो 10 शराइत है उसमें शामिल है। अमेरिकी सदर ने यह कहा है कि कोई मुसवदा भी हतमी नहीं है। अब वो हतमी मुसवदा जो है दोनों वो हमारे सबके पास है और क्लोज डोर मीटिंग में हम उस पर बात करेंगे। ये उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर आज कहा है। लेकिन ईरान की बात से लगता है कि ये बात ठीक दुरुस्त है कि आपने हॉर्मुज़ उसके कंट्रोल में रहेगी। निगरानी जरूर करते होंगे, पाकिस्तान भी करेगा ऑब्वियसली गारंटर के तौर पर, और चाइना भी गारंटर्स में शामिल होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की गारंटी होगी। ये भी एक तो यकीनदानियाँ हैं, ये सब अपनी जगह। लेकिन ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो पर बैरल $1 जो है ना, वो आपने हॉर्मुज़ से गुजरने का वो टोल अदा करना होगा। वो टोल तो ठीक है, सारी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ सड़कों पर भी है। तो अब ये मामला चल रहे हैं, इसमें हमको खतरा भी है। और ये खतरा ये है कि इसराइल जो है वो कहीं और को गड़बड़ ना करे, और इसराइल ने गड़बड़ की तो फिर मसला बनेगा। पाकिस्तान ने दुनिया के लिए मरकजी हैसियत इख्तियार कर ली है। ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सफारती कोशिशें, फील्ड मार्शल की कोशिशें,
वज़ीर ख़ारजा की कोशिशें, जैसे कि वज़ीर आज़म ने कहा कि बिलावल भुट्टो की कोशिशें और सदर मुमलिकत की कोशिशें, बाकी दोस्तों की कोशिशें अपनी जगह पर हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त, भारत बहुत मायूस है। भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट को जो है वो वेलकम तो किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं दिया, बदजानती की है। और आज जेडी वैंस जो है वो यूएई के साथ पहुंच गए अपने साथ माहदे में शामिल करने। अब वो यूएई और भारत मिलकर जो है वो अरब दुनिया का क्या बिगाड़ेंगे। यूएई के लिए अरबों में स्पेस अब कम हो गई है। अब आप देखते हैं कि जीसीसी और ओआईसी उसके लिए क्या फैसला करते हैं, क्योंकि यूएई ने डायरेक्टली ओआईसी को भी हिट किया 2 रोज पहले। उनके एक वजीर ने कहा कि ये इररिलेवेंट हो गई है ओआईसी। बहरहाल अब इसी तरह ये मामला चलता रहेगा। टीमें, इतरात तो यही है कि जो अमेरिकी टीम है वो आज रात को किसी वक्त पाकिस्तान पहुंचेगी, लेट आवर्स में, और एयरफोर्स के तैयारे जो हैं वो उसे अपनी हिसाब में लेंगे उस टीम को, और फिर अपनी पूरी स्टेट प्रोटोकॉल में उनको उनकी अकामत गाह होगी वहां पहुंचा दिया जाएगा। वो आ जाए या कल है, लेकिन आना तो है, ऐलान तो हो चुका है। अब दुआ है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। अगला मामला तो अब जो भी है इसमें वो तो इसमें अहम बात यह है कि इस वक्त बातें करने से या स्पेकुलेशंस करने से वो मसाल नहीं होगा। जब ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे कुछ लोग, तो पर ही मामला हल होगा। और लगता ही है कि हल हो जाएगा, इसलिए कि आज 8 मुल्कों का, यूरोपीय यूनियन का, यूरोपीय काउंसिल का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, पाकिस्तान के एफर्ट को सराहा, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के पीछे खड़े हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर के दीगर ममालिक ने, एक और ब्लॉक है कई मुल्कों का, उन्होंने भी कह दिया है। फिर दुनिया के हर मुल्क से पाकिस्तान को प्रेज किया जा रहा है। कौन कौन सा मुल्क है जिसने नहीं किया? हर मुल्क ने पाकिस्तान की एफर्ट्स की तारीफ की है, सिवाय भारत के। अफगानिस्तान ने भी अभी तक कोई बाकायदा स्टेटमेंट जारी नहीं की है। अफगानिस्तान ने भी वेलकम किया है, लेकिन वो बाकायदा स्टेटमेंट अभी उनके सामने नहीं आई है। अब इसमें एक और खबर है नाज़रीन, चीन ने इस बात की तस्दीक कर दी है। चीन में आपको पता है रूमची में मुज़ाकरात जारी थे, तो आज चीनी तर्जुमान ने ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल पर उन्होंने तो इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो चीन की मीडिएशन में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्रिंसिपल्स के तहत वो बामी इख्तिलाफ़ात जो है उनको हल करेंगे। इसका मतलब यह है कि एक नहीं 2 जंगबंदियां हो गई हैं। तो ये भी खुशाइन बात है। आप देखते हैं अफगानिस्तान कैसे बिहेव करता है। पाकिस्तान तो हमेशा से जिम्मेदारी से बिहेव करता रहा है। और अब आ जाते हैं जरा लोकल सिचुएशन की जानिब। ये मुआहदा वो है जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। पाकिस्तान में चंद अनासिर ऐसे पोलिटिकल अनासिर हैं, कुछ अनासिर वो हैं जिनको हुकूमतों से अल्लाह वास्ते का बैर होता है, कुछ वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान से अल्लाह वास्ते का बैर है। वो मुख्तलिफ मेन मेख निकाल रहे हैं। कोई साहब एक ले आए हैं, बदकिस्मती से साफी हैं। सबसे पहले मैंने उनका देखा, साबिर शाकिर लंदन में है। वो ले आए एक ड्राफ्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट, और आगे लिखा उस ऊपर लिखा हुआ पीएम। वो किसी की गलती है, फैब्रिकेशन भी हो सकती है, लेकिन कमाल बात यह है कि वो 25-30 लोगों के पास वो ये एक ही वो तो है ड्राफ्ट, वो एक ही ट्वीट है। वो उसको किए जा रहे हैं ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है, ये अमेरिका की कामयाबी है। ऐसा नहीं है, अमेरिका फंसा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ईरान के लिए बुनियादी तौर पर ईरान के लिए नीचे आना बहुत मुश्किल था। जो पाकिस्तान ने अपनी इसको पब्लिक किया और फिर अमेरिका और उसको को कायल किया और ईरान को भी कायल किया, उसमें ईरान के लिए भी विन विन सिचुएशन है और ये अमेरिका के लिए भी विन विन सिचुएशन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया गया। लेकिन अब इसमें एक खुशाइन बात पीटीआई की जानिब से है। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने एक वक्त भेजा था अपोजिशन लीडर के पास, जिसमें नून लीग के लोग भी थे और पीपल्स पार्टी के लोग भी थे। राजा परवेज अशरफ थे, सैयद नवीद कमर थे, हुकूमत की जानिब से दीगर सीनियर लोग थे। तो उन्होंने जाकर बात की और हुकूमत ने यह दरख्वास्त की कि कल का जलसा पी के मनसूख कर दे, क्योंकि ये मामला हैं, सफारती सरगर्मियाँ होंगी इस्लामाबाद में। पीटीआई ने ग्रेस का मुजाहरा किया और ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर ने कि उन्होंने हुकूमती दरख्वास्त पर जो है जलसे को मुलतवी करने का फैसला किया। राजा नासिराबाद जो सेनेट पे बाकायदे इख्तलाफ है, उन्होंने सेनेट पे इसका ऐलान किया, बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। अब आज सलमान सफदर भी मिले इमरान खान से और पीटीआई के लोग, अब उनके चाहने वाले, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जेल से इमरान खान ने पैगाम भेजा कि जलसा मुलतवी कर दें, और सब चीज़ों से आगाह थे और सलमान सफदर के पैगाम पर यह किया गया है। मेरी इतला ये है कि फैसला उससे पहले हो चुका था। और क्या इतलात है इस वक्त उनका जो है वो जरूरी नहीं है। लेकिन एक और अफसोसनाक बात है नाज़रीन, वो ये है
کہ سوری وہ میں کہہ چکا. اب وہ اس حوالے سے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سلمان صفدر کو کوٹ کر کے پی ٹی آئی کے بعض لوگوں نے اپنے گروپ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو تبدیل کر دیا گیا ہے چیئرمین کے طور پر اور اب اسد کیسر چیئرمین ہوں گے. اس کی کہیں سے تصدیق نہیں ہو سکتی اور وہ اکاؤنٹ بھی ویریفائڈ نہیں ہے, مطلب وہ مستحکم یا اسمبلی قابل اعتماد اکاؤنٹس نہیں ہیں جن سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی ایک قانونی پوزیشن بھی ہے. قانونی پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آئین کے تحت عہدوں کے انتخابات ہونے صدر اور سیکریٹری اور فائننس سیکریٹری کا تو لازمی ہے, اور بھی عہدوں کا لازمی ہے, لیکن بعض حالات میں چیئرمین جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں, عبوری طور پر کسی کو نامزد کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان نامزد نہیں کر سکتے کسی کو. اور یہ کہا دیا گیا کہ عمران خان جو اسد کیسر کو چیئرمین بنا دیا ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا. قانونی پوزیشن اس کی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے گو کے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ وہ چیئرمین نہیں ہے, ان کے وہ اپنا انتخاب درست ثابت نہیں کر سکے تھے. عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ انتخاب درست نہیں ہے, لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کا آفس جو بالا ترین ادارہ ہے, اسپیکر کا ایکٹ جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی ایکٹ ہوتا ہے, تو پارلیمانی طور پر ان کو تسلیم کیا جا چکا ہے چیئرمین. بیرسٹر گوہر کو ہمیشہ اسپیکر بھی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ کر پکارتے ہیں, تو اس وجہ سے بیرسٹر گوہر تبدیل نہیں ہو سکتے میرے خیال میں, اور پی ٹی آئی میں بیرسٹر گوہر کو تبدیل کرنے والے جو عناصر ہیں وہ ناکام ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.